हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे कराधान सहायक परीक्षा में पार्ट ए पर बात कर रहे थे। तो आज हमारी क्लास नंबर ये थर्ड है। क्लास नंबर 1 में हमने पांचों यूनिट को समझा था पार्ट ए के, कि 5 यूनिट में क्या क्या सिलेबस दिया गया है। जो हमारी क्लास नंबर 2 थी, उस क्लास नंबर 2 में हमने ये समझा था कि जो आपकी एमपी की यूनिट 1 है, उस 1 यूनिट में आपको आखिर क्या-क्या कवर करना पड़ेगा। तो हमने काफ़ी डिटेल में समझा था और हमने उसके 4 पॉइंट्स को समझ लिया था। तो कौन-कौन से 4 पॉइंट हमने समझ लिए थे, उसे मार्क कर लेते हैं हम। तो देखिए, हमने ये मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति और साहित्य पर बात कर रहे थे। इसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ और प्रमुख राजवंश आपको मैंने बता दिए थे कि कौन-कौन से प्रमुख राजवंश हैं और कौन-कौन सी घटनाएँ आपको पढ़कर जाना है एग्ज़ाम में। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान भी आपको मैंने बता दिया था। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट सत्याग्रह भी आपको मार्क करा दिए थे और मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। और इसी में मैंने आपको बता दिया था कि मध्य प्रदेश के कौन से प्रमुख त्योहार हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं और लोक संगीत और लोक कलाएँ। तो ये जो मैंने आपको मार्क करा दिया, इस सब को हमने इससे पहले वाली जो क्लास नंबर 2 थी, उस क्लास नंबर 2 में हमने इन सभी को अच्छे से देख लिया है कि आखिर इनमें हमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर करना है, तब जाके आपके ये जो 4 पॉइंट है, ये कवर होंगे। आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन-सी है और मध्य प्रदेश की बोलियाँ कौन-सी है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है? कि मध्य प्रदेश की 4 नंबर का पॉइंट है ये आपके सिलेबस में, 4 का ही है, देख लेते हैं। तो ये 4 का है, पॉइंट 4 मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ। मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ। तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक दिया गया है इस लाइन में, 2 टॉपिक दिए गए हैं। एक तो आपको जनजाति वाला टॉपिक दिया गया है एवं क्या लिखा है आपके बोलियाँ भी लिखा है आपके सिलेबस में। तो आपको जनजातियों को भी कवर करना है और आपको बोलियों को भी कवर करना है। ये देखिए, सिलेबस में 2 बातें लिखी है। एक तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों पे बात की गई है और एक बात की गई है बोलियों पे। तो 2 टॉपिक आपको कवर करना है। तो जब हम बात करते हैं जनजातियों पर, तो आखिर आपको जनजातियों में क्या-क्या कवर करना पड़ेगा? तो देखिए, जब हम बात करें जनजातियों पे बात करें, तो आखिर आपको इस टॉपिक में क्या-क्या कवर करना पड़ेगा? तो जब हम बात करते हैं जनजातियों पर टॉपिक की बात करें, तो आपको इसके अंतर्गत देखिए, क्या सबसे पहले तो जनजातियाँ हैं, तो इनकी संवैधानिक स्थिति होती है कि संविधान के किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में इनका वर्णन है, वो आपको पता होना चाहिए, चाहे फिर वो एससी हो और एसटी हो। तो इनकी संवैधानिक स्थिति आपको या संवैधानिक प्रावधान की बात कर ले कि संविधान के किस आर्टिकल में एससी का और एसटी का, जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, इनका वर्णन है, यह आपको कवर करना है। उसके बाद आपको इसी जनजातियों में जो जनगणना है 2011 की, तो ये जनगणना जो 2011 की है, इसको आपको कवर करना है एमपी के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। कि मध्य प्रदेश में एससी के एससी कितने प्रतिशत है, एसटी कितने प्रतिशत है, टोटल जनसंख्या कितनी है, कितनी मध्य प्रदेश में जातियां हैं, कितनी अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको आयोग भी पता होना चाहिए कि जो अनुसूचित जाति के लिए आयोग बना गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ये जो आयोग बनाए गए हैं एसटी के लिए भी और एससी के लिए भी, दोनों आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये जो कमीशन की बात की गई है, एससी कमीशन की, नेशनल एससी कमीशन है और नेशनल का एसटी कमीशन। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये जाति है, एससी के लिए है ये, और ये जनजाति है,
एफटी के लिए है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर आपको साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनजातियां भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी आपको जातियों और जनजातियों को पढ़कर जाना। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है भील। भील से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भील हो गया, और एक भील को वेरी आईएम भी मार्क कर लेना। भील के साथ ही साथ गोंड को भी, ये भील हो गए, गोंड हो गए, और बेगा और भारिया। ठीक है, बेगा, भारिया और सहरिया, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चार पांच दो है ना, पांचों की पांचों भील है, चाहे फिर गोंड हो, बेगा हो, और भारिया हो, सहरिया हो। ये मोस्ट आईएमपी, और एक कोरकू। तो ये मोस्ट आईएमपी की, ये कोरकू कहाँ पाई जाती है, भील कहाँ पाई जाती है, इनकी कौन सी उप जाति है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, इनका खान पीन क्या है, किस तरह का ये पहनावा है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ये जनजातियां पाई जाती है। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मध्य प्रदेश की इस तरह के, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इस तरह के यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो जो भील हो गया, गोंड हो गया, बेगा, भारिया, सहरिया, कोरकू, ये तो मोस्ट आईएमपी है। ये जो जनजातियां हैं पांच छह, ये वेरी आईएमपी है। सामान्यतः जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन जनजातियों पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु कई बार दूसरी जनजातियों पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे फिर आपके इसके अंदर हो जाता है, जैसे कोल। ठीक है, एक हो जाती है कोल, एक हो जाती है बंजारा, बंजारा हो जाती है, एक हो जाती है पनीका हो जाती है, उराव हो जाती है। तो ये दूसरी जो जनजातियां हैं ये भी आपको पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो वेरी आईएमपी, परंतु कोल, बंजारा, पनिका, उराव, ये सब भी आपको जनजातियां पता होनी चाहिए। इतना ये पॉइंट्स आप कवर करेंगे, फिर ये जो आपका जनजाति वाला टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करते हैं इस अगले टॉपिक पर, आपके ये बोलियों वाले टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर बोलियों में आपको क्या क्या पढ़ना है। बोलियों या बोलियां, इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए बोलियां हैं, जैसे मालवी, मालवा में बोली जाती है, तो मालवी। ठीक है, मालवी हो गई, निमाड़ी हो गई, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली। ठीक है, बुंदेली हो गई, एक बघेली हो गई, बघेलखंड में जो बोली जाती है बघेली। ठीक है, फिर एक ब्रज भाषा भी पूछ लेता है आपसे। कई बार जनजातियों की बोली पूछ लेता है, जनजातियां कौन सी बोलियां बोलती है, तो जनजाति की भी अपनी बोलियां होती है, जनजाति की बोलियां होती है। जैसे भीली, तो अब भील जनजाति बोलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, भीली। गोंड जो जनजाति बोलती है उसको गोंडी बोल देते हैं। जो मालवा में बोली जाती है मालवी, जो निमाड़ में बोली जाती है वो निमाड़ी हो जाती है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है वो बुंदेली हो जाती है, जो बघेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है वो बघेली हो जाती है। ठीक है, कोरकू जनजाति की भी कोरकू है। तो ये आपको बोलियों में इनको कवर करना है। कई बार पूछ लेते हैं कि मालवा की, मालवी जो बोली है वो किन मध्य प्रदेश के किन जिलों में बोली जाती है, तो फिर आपको जिले पता होना चाहिए। निमाड़ी मध्य प्रदेश के किन जिलों में बोली जाती है, बुंदेली मध्य प्रदेश के किन जिलों में बोली जाती है, बघेली किन जिलों में बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ से आपसे ये जो टॉपिक है आपका, ये वाला टॉपिक, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, इसमें मैंने आपको बता दिया कि आखिर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियों पे, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि आखिर आपको क्या क्या कवर करना है। ठीक है, तो आपको ये बताते इसलिए मैं चल रहा हूँ ताकि अब आप क्या करें, अब आप अपनी जो पार्ट ए है, ठीक है, ये जो आपका पार्ट ए है, इसकी भी देखिए, आप अभी तक तो हमारे साथ तैयारी कर ही रहे हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी की जो भी स्टूडेंट देखिए, हाँ, कोर्स ज्वाइन करना चाहे वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है पार्ट बी के लिए। पार्ट बी की क्लासेस चल रही हैं, तो जो भी स्टूडेंट पार्ट बी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहे कॉमर्स की, कर सकता है। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी जो आपकी पूरी 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट पर आपको
वीडियो क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ आपको उनके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे जिनको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनके क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके कितने टेस्ट होंगे, 18 आपके टेस्ट भी होंगे। ठीक है। और आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8962429653। इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, 8962429653। और आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है 9111906364। अगर आपका कॉल पिक नहीं हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप टीम भी आपको सपोर्ट कर देगी। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से आप लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियोस डाले जाए उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इन नंबर्स को आप सेव कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो आपका पार्ट बी है उसकी प्रिपरेशन तो आप क्या करोगे, पार्ट बी की प्रिपरेशन तो आप हमारे साथ कर लोगे, ठीक है। लेकिन जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना है। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपका क्या हो कि अब आप ये जो पार्ट ए है इसकी भी आप क्या करें, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दें। ताकि आप यहाँ पर आपके देखिए 50 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपके कितने मार्क्स है, 150 मार्क्स हैं आपके। तो इसका भी अच्छा खासा आपके 50% वेटेज है, ठीक है। जहाँ आपका मेन पेपर 300 मार्क्स का है, तो वहीं पर ये भी 150 मार्क्स का है। तो ये देखिए, ये जहाँ फुल पेपर आपका 300 का है तो ये भी 150 का, मतलब इसका वेटेज भी इसके कंपैरिजन में पार्ट बी के देखे तो 50% है। तो आपको इसे भी कवर करते चलना है। तो इसके लिए ये वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप क्या करें, ये जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए एमपी है, इसमें ये भी आप क्या करें, आप कवर करना स्टार्ट कर दें। तो आपसे आज ये क्लास नंबर 3 है, तो आपने क्लास 1 और 2 देखकर स्टार्ट कर दी होगी पढ़ाई। और अगर आपने अभी भी नहीं करी है तो अब आप पार्ट ए की अपना ये जो एमपी है इसकी भी अब अपनी तैयारी आप क्या करें, स्टार्ट कर दें। इसी पर्पज से इन वीडियोस को मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। सिलेबस का अगला पॉइंट क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। ये रहा। देखिए, ये 5 पॉइंट हमने देख लिए। अब अगला हमें देखना है साहित्यकार और उनकी रचनाएं। इस पर बात कर लेते हैं, साहित्यकार और उनकी रचनाओं पर बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं साहित्यकार और उनकी रचनाओं पर। कौन से नंबर का पॉइंट है ये आपके सिलेबस में? 6 नंबर का पॉइंट है ये आपके उसमें। तो ये जो 6 नंबर का पॉइंट है आपका कि मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, ये भी अगेन मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। एक तो देखिए जनजाति वाला जो आपका टॉपिक था ना, इसे भी वेरी आईएमपी मार्क कर लेना आप। वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है, मैंने आपको लिखवा दिया था, फिर भी ध्यान रखना। इनसे मेनली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भील, गोंड, बेगा, भारिया, सहरिया, कोरकू, इनसे मेनली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लेना। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी रचनाओं पर। अगेन ये भी वेरी आईएमपी टॉपिक है। इस टॉपिक से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न बड़े सीधे सीधे होते हैं। सीधा आपको किसी रचना का नाम दे दिया जाता है। जैसे नाम दे दे आपको, क्या दे दे कि बिखरे मोती किसकी रचना है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो बिखरे मोती है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। या चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इस तरह के यहाँ से आपसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से रचनाकार साहित्यकार हैं जो आपको याद करके एग्जाम में जाना है, तो देखिए सबसे पहले तो कालिदास का नाम आता है, मोस्ट आईएमपी है कालिदास और उनकी रचनाएं, ठीक है। फिर आपको कालिदास के बाद भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि हैं, भवभूति हैं, बाणभट्ट हैं,
भवभूति है, बाणभट्ट हो गए, फिर आपका केशव दास हो गए। तो इन सब के आपको क्या करना है, इनका रचनाओं को याद रखना, कुछ साथ ही साथ इनका कुछ बेसिक भी आपको याद रखना है। मेनली क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में भूषण हो गए, मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे पूछ लेते हैं कि गीत फरोश किसकी रचना है, तो अब गीत फरोश पूछ ले तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। या फिर आपसे कोई अगर नर्मदा की कोई सी बुक का नाम दे दे और आपसे पूछ ले तो नर्मदा पे जो भी पुस्तक लिखी है वो अमृतलाल बेगड़ जी ने लिखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। या कई बार ये पूछ लेते कि गुलाबी उर्दू का जनक कौन है, तो मुल्ला रामोजी गुलाबी उर्दू के जनक है। तो इस तरह के इस टॉपिक से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको तैयार करना है, भूषण हो गए। उसके बाद जैसे पद्माकर पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पद्माकर हो गए आपके। फिर आपका पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हो जाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाते हैं उसके बाद। माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई। और आपका क्या क्या हो गया है, कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति, बाणभट्ट, केशवदास, भूषण, पद्माकर, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए और सुभद्रा कुमारी चौहान हो गए। हरिशंकर परसाई पे भी पूछ लिया जाता है, तो हरिशंकर परसाई आप नाम लिख लो। ठीक है, शरद जोशी की पूछ लेते हैं, शरद जोशी हो गए। ठीक है, तो इस तरह आप इनको नोट कर लो, ये वो साहित्यकार है जिन पर पूछा जाता है आपसे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का भी नाम लिख लिया, हाँ नाम लिख लिया आपने। उसके बाद जैसे बाल कृष्ण शर्मा नवीन हो गए, इन पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचनाओं पर भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कुमकुम इनकी रचना है, तो पूछ लेते हैं कुमकुम किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। या उर्मिला किसकी है, तो उर्मिला पुस्तक जो है ये भी इन्होंने ही लिखी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। भवानी प्रसाद मिश्र की पूछ लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की, भवानी प्रसाद मिश्र हो गए। मुल्ला रामोजी, जिन्हें क्या कहते हैं, मुल्ला रामोजी को गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है, तो इनकी पूछ लिया जाता है, मुल्ला रामोजी हो गए। अमृतलाल बेगड़, कभी भी आपको एग्जाम में कोई नर्मदा पे पूछ ले पुस्तक कि ये पुस्तक है और उसमें नाम दिखते रहे नर्मदा, तो बस समझ जाना ये अमृतलाल बेगड़ ने ही लिखी होगी, ये नर्मदा पर इन्होंने बहुत अधिक पुस्तकें लिखी है। तो जब भी कभी किसी बुक का नाम दे और उसमें नाम ये आ जाए नर्मदा, तो आप इसे टिक कर देना, अमृतलाल बेगड़ को टिक कर देना। संत सिंगा जी हो गए, संत सिंगा जी हो गए। ईसुरी हो गए, ईसुरी और जगनीक। तो ये वो साहित्यकार है जिन पर मेनली आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कालिदास मोस्ट आईएमपी है, तो ये सभी मोस्ट आईएमपी ही मैं आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूँ, सारे के सारे जितने आपको नाम मैंने यहाँ पर नोट करा, चाहे फिर कालिदास हो, भर्तृहरि हो, भवभूति हो, बाणभट्ट, केशवदास, भूषण, पद्माकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, मुल्ला रामोजी, अमृतलाल बेगड़, संत सिंगा जी, ईसुरी जगनीक, ये वो मतलब साहित्यकार हैं जिन पे मेनली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इन सभी का कुछ बेसिक और साथ ही साथ इनकी रचनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इन पर सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे आपसे पूछ ले सीधे साधे चित्र किसकी रचना है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सीधे साधे चित्र ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कई बार इस टॉपिक पर साहित्यकार के साथ साथ साहित्यकारों की रचनाओं के साथ कई बार जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं उन पे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, संस्थाओं पर भी। जैसे संस्थाएं कौन सी, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी का नाम सुना होगा आपने, तो पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ
मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? फिर आपको पता होना चाहिए कि 1959 में इसकी स्थापना की गई। ऐसे ही कई बार पूछ लेते हैं कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई? तो देखिए कालिदास अकादमी की स्थापना 77 में की गई थी। कालिदास अकादमी की स्थापना 1977 1977 में की गई थी। इसी तरह एक और तुलसी अकादमी भी पूछ लेता है, तो तुलसी अकादमी। तो ऐसे आपको और भी जो दूसरी भी संस्थाएं उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। ये आईएमपी है। तुलसी अकादमी 1987। ये जो संस्थाएं हैं इन्हें भी पूछा जाता है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी तो मोस्ट आईएमपी है, वेरी आईएमपी है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना तो 1959 में हुई। तो ये भी आपका जो टॉपिक था ये भी आपका कंप्लीट होता है कि साहित्यकार और उनकी रचनाएं वाला। तो ये देखिए अभी तक आपने इतने टॉपिक के मैंने आपको बता दिया कि आपको इन टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है। इतने टॉपिक्स में तो आपने अब आप पढ़ाई चालू कर देना। एमपी की भी अगर आपने नहीं करी है और अगर आपने पढ़ाई चालू कर दी है तो वेरी गुड, क्योंकि देखिए एमपी में आप अब देख रहे हैं समझ रहे हैं कि कितना सिलेबस है, तो आपको इसे भी अच्छे से तैयार करना होगा। अब बात कर लेते हैं जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो ये जो टॉपिक है एक तो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल पर जब हम बात कर लेते हैं तो अगेन ये वाला जो टॉपिक है ना मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, अगेन आईएमपी टॉपिक भी है और साथ ही साथ सरल टॉपिक भी है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आपको पता भी चलता है कि कहाँ पर किस जिले में कौन कौन से पर्यटन के स्थल है और आपको काफी कुछ जानने को भी मिलता है और सरल टॉपिक भी है। इसके अंदर जैसे आपको मध्य प्रदेश में यूएन साइट की बात होती है, विश्व धरोहर की बात करते हैं, तो ये मोस्ट आईएमपी हो जाते हैं। तो इसी से हम शुरू कर लेते हैं। जैसे खजुराहो, तो पूछ लेता है कि खजुराहो कहाँ पर है या खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया गया था? तो इसको 1986 में किया गया था। खजुराहो के बाद सांची को किया गया था विश्व धरोहर सूची में, तो सांची को 1990 में किया गया था। और सांची के बाद फिर भीमबेटका को किया गया था। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनको भी भीमबेटका की गुफाएं, तो इनको भी यूएन की साइट में घोषित किया गया, विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया। इसे कब किया गया था? 2003 में। तो आप इसको एक की वो वर्ड्स या इसका एक वो बना सकते हैं याद रखने के लिए, जैसे खा सी भी, खा सी भी, ऐसा कुछ बना सकते हैं आप। तो खजुराहो, सांची और भीमबेटका, खासी भी। तो ये देखिए 86 89 2003 इस तरह से आपका ये याद हो जाएगी आपको। और सांची पे अब आपको ये जो टॉपिक है ना मोस्ट आईएमपी है, यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये तो वेरी वेरी आईएमपी है। कई बार सांची में ये पूछ लिया जाता है कि वेदिसगिरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सांची को ही वेदिसगिरी भी बोलते हैं। इस तरह के आपसे इस क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। वेदिसगिरी नाम किसका है? तो सांची को नाम देते हैं। एक और इसका नाम हो जाता है जैसे काकनाड बोर्ड, काकनाट बोर्ड। ये कि ये दे दिया जाता है आपको और पूछा जाता है काकनाड बोर्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सांची जाना जाता है। तो इस तरह के जो पर्यटन वाला टॉपिक है आपसे पूछ लेते हैं सांची कहाँ स्थित है, भीमबेटका कहाँ स्थित है, खजुराहो कहाँ स्थित है, या खजुराहो के जो अलग अलग मंदिर हैं उन मंदिरों की स्थापना किस राजा ने करी है, या इनको यूएन साइट कब घोषित किया गया है। इस तरह के यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कुछ पर्यटन स्थल पे भी पूछ लेते हैं। आप सबने घूमा भी होगा जैसे मांडू, तो मांडू कहाँ पर है? जैसे मांडू धार। और यहाँ पर कौन कौन से महल हैं, किले हैं, उस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। फिर मांडू के बाद आप अगेन ग्वालियर पे कि ग्वालियर का किला, उस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ग्वालियर हो गया आपका। फिर आपका उज्जैन हो गया। उज्जैन भी आप जानते हैं, उज्जैन को क्या कहते हैं? उज्जैन को मंदिरों के शहर के नाम से जानते हैं, इसे मंदिरों का शहर कहते हैं उज्जैन को। ठीक है, तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को मंदिरों का शहर कहते हैं? तो मंदिरों का शहर उज्जैन को कहा जाता है। तो अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपसे उज्जैन पे पूछे जाते हैं कि उज्जैन किस नदी के निकट स्थित है? तो आपको पता है कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के निकट स्थित है। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर पे पूछ लिया जाता है आपसे। और भी उज्जैन में जैसे गोपाल मंदिर हो गया आपका, या हरसिद्धि, इस तरह के यहाँ से आपसे क्वेश्चन उज्जैन से पूछ लिए जाते हैं।
फिर आपका ओंकारेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर में भी ज्योतिर्लिंग है तो इसलिए वो भी आईएमपी हो जाता है ओंकारेश्वर। तो ये पूछ लेते हैं ओंकारेश्वर कहाँ पर है, तो ये आईएमपी हो जाता है आपका। महेश्वर कहाँ पर है, किस जिले में है, ठीक है। फिर आपका चित्रकूट हो गया, मैहर हो गया। तो ये सभी मतलब आपके पर्यटन स्थल हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, ये सब सब इम्पोर्टेंट है। चाहे फिर मांडू इम्पोर्टेंट, मांडू भी है, ग्वालियर है, उज्जैन है, ओंकारेश्वर, महेश्वर, चित्रकूट, मैहर, ये सब आईएमपी है। फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है अमरकंटक कहाँ पर है, अमरकंटक, ठीक है। भेड़ाघाट भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भेड़ाघाट कहाँ पर है, किस नदी के निकट स्थित है या किस नदी स्थित है, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। चंदेरी पूछ लेते हैं कहाँ पर है, ठीक है। बावन गजा कहाँ पर है, क्यों बावन गजा प्रसिद्ध है। इस तरह के जो पर्यटन टॉपिक है यहाँ से इस तरह के से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुरहानपुर में कौन सा किला है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं इसी टॉपिक में और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ लिखा है क्या। तो ये देखिए आपका ये जो टॉपिक था पर्यटन स्थल, तो कई बार ये पर्यटन स्थल में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे गुफाएं वगैरह पे भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने भीमबेटका की गुफा लिखी थी, ऐसे ही कई बार गुफाओं पर भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो गुफाएं भी आप कुछ नोट कर लेना, कुछ आईएमपी आईएमपी गुफाओं के नाम में आपको लिखवा देता हूँ कि आपको ये पढ़ के जाना है। तो इसके अंदर कौन कौन सी गुफाएं आ जाती है, तो जैसे भरथरी की गुफाएं, भरथरी की गुफाएं, ठीक है, भरथरी की गुफाएं। मेनली क्या पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, या उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है। यही क्वेश्चन इस गुफाओं से पूछा जाता है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर आपका जैसे धार का किला, किला भी जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट किले के भी नाम नोट कर लो आप। जैसे यहीं पर याद आ गया तो यहीं पर लिख लो आप किले के नाम भी, ठीक है। तो किले के अंदर जैसे ग्वालियर का किला इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, ग्वालियर का किला पढ़ के चले जाना। ग्वालियर का किला, ठीक है। असीरगढ़ का किला अगेन आईएमपी हो जाता है, तो ये पढ़ के चले जाना। देखिए पढ़ना आपको पूरा है, पर एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इसलिए बता दे रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको पता चले कि आखिर हमको इस एमपी में कवर क्या क्या करना है, ठीक है। चंदेरी का किला, चंदेरी का किला, नरवर का किला। तो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट किले हैं जहाँ से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपको किले भी तैयार कर लेना है। तो ये यहाँ पर जब आपसे बात की जाती है ना कि पर्यटन टॉपिक पर, मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल पर, तो आपको एक खजुराहो, सांची, भीमबेटका, मांडू, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, चित्रकूट में हर इन्हें कवर करना चाहिए कि इनमें क्या क्या है, कहाँ पर कौन सा मंदिर है, वो शहर या वो स्थल क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। भेड़ाघाट हो गया, चंदेरी हो गया, बावन गजा हो गया, बुरहानपुर हो गया। उसी तरह गुफाएं हो गई तो भरथरी की गुफा या उदयगिरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, किला कहाँ पर है, जैसे ग्वालियर का किला, सिरगढ़ का किला, ठीक है, चंदेरी का किला, नरवा का किला। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप यहीं पर एक समाधि वाला टॉपिक भी कर लेना, समाधि और मकबरे। कई बार इस पॉइंट पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसी का आपको दे दिया कि उनकी समाधि कहाँ पर है या उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आप ये पर्यटन में ही मुझे याद आ गया, यहीं पर आप नोट भी कर लेना, ठीक है। जैसे दुर्गावती की कहाँ पर है, इस तरह से आप कर लेना, रानी लक्ष्मीबाई की कहाँ पर है, ठीक है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है। इस तरह से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी आप इसी में के साथ कवर कर लेना, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है, ये वाले टॉपिक में।
इसे मार्क कर लेते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट टॉपिक आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। इसके साथ ये जो आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 1 में मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो अब आप पूरा तैयार कर लेना फिर यूनिट 1, ठीक है? इसी तरह मैं यूनिट आपकी जो 2 है और यूनिट 3 है वो भी बता दूँगा कि मध्य प्रदेश के, तो अगर आपने अभी भी एमपी की पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी हो तो अब आप आज से अपनी एमपी की पढ़ाई स्टार्ट कर देना। मध्य प्रदेश के प्रमुख, क्योंकि देखिए आप पार्ट बी की तैयारी हमारे साथ कर लेंगे, और ये आपकी पार्ट बी की तैयारी कराने के लिए ही आपके लिए देखिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया है, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी। तो ये देखिए आपका टेस्ट हमेशा जो टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का होगा, 300 मार्क्स का आपका पार्ट बी का टेस्ट भी लेते जाएंगे, जितना पढ़ाते जाएंगे उतना उतना आपसे टेस्ट भी लेते जाएंगे। टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, ऐप में होगा, और हर संडे को 6 बजे हो जाएगा। आपका ये देखिए पहला ही टेस्ट आपका कब है, 13 अगस्त को। तो आपकी अब पार्ट बी की तो आपने देखिए तैयारी शुरू कर दी है, टेस्ट भी देते जाओगे, आपको पता भी चलता जाएगा कि आपकी पार्ट बी की तैयारी कैसी है। तो अब हम यहाँ पर ये भी चाह रहे हैं कि अब आपकी पार्ट बी के साथ ही साथ अब आपका जो पार्ट ए है वो भी 150 मार्क्स का है, तो उसकी भी आप अपनी क्या करें तैयारी, 150 इस मार्क्स की भी तैयारी आप शुरू कर दें। इसीलिए मैंने आज इस तीसरी क्लास भी इसी पर बना दी है आपकी क्लास 1 में, जहाँ पांचों यूनिट को समझा था। क्लास 2 में हमने यूनिट जो 1 है उसके 4 जो पॉइंट थे वो समझ लिए थे यूनिट 1 के डिटेल में, और आज रिमेनिंग 4 भी हम समझ लेंगे, ठीक है? तो अब मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व पे बात करते हैं, तो अब आप आपकी फुल फ्लेज में तैयारी स्टार्ट कर देना। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व पे बात करते हैं, तो मैंने जब आपसे बात भी की थी उस समय बताया था कि यहाँ पर जो हमें व्यक्तित्व पढ़ना है, जिन्होंने जो मध्य प्रदेश से संबंधित है और जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ काम किया है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो यहाँ पर आपको कवर करना है। तो सबसे पहले जैसे नाम आ जाता है अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है? अभी अटल बिहारी वाजपेयी का क्यों आपको पढ़ना है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपको क्यों पढ़ना है? अरे इनका जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ था, तो ये हो गए मध्य प्रदेश से संबंधित, इसलिए आपको इनका पढ़ना है। पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये, प्रखर प्रवक्ता थे, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। कब हुआ था जन्म, कब ये प्रधानमंत्री रहे, किस कौन से नंबर के ये प्रधानमंत्री थे, क्या से क्या इनका टेन्योर था, कितनी बार ये प्रधानमंत्री बने थे, इस तरह के यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर किशोर कुमार, तो आपको ये पता होना चाहिए जन्म कहाँ पर हुआ और इनका मुख्यतः कार्य क्षेत्र क्या था। कि जैसे किशोर कुमार हो गए, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर गायक हैं, ठीक है? लता मंगेशकर गायक, और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो लता मंगेशकर का इंदौर में हुआ था जन्म, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आशा भोसले का भी जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था, तो ये आशा भोसले भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित लोग हैं वो आपको तैयार करना है, ठीक है? जैसे हबीब तनवीर, इस पे भी एक एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, मोस्ट आईएमपी है हबीब तनवर तनवीर भी, ठीक है? बाबा डीके, डॉक्टर हरी सिंह गौड़, इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है और इनका योगदान भी आपको पढ़ना है, हरी सिंह गौड़ का, ठीक है? फिर और भी देख लेते हैं हम, जैसे चंद्रशेखर आजाद भी आपको प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ना है, चंद्रशेखर आजाद। वैसे जब आप ये वाला टॉपिक करेंगे ना, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ये वाला टॉपिक, तो यहाँ पर ये मेनली कई बार कवर नहीं हो पाते हैं चंद्रशेखर आजाद, इसलिए मैंने आपको नोट करा दिया, ठीक है? चंद्रशेखर आजाद, ताकि आपका ध्यान रहे कि ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वेरी आईएमपी हैं ये। फिर चंद्रशेखर आजाद हो गए, उसके बाद जैसे मकबूल, फिदा हुसैन, ये भी आईएमपी है, कि क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ इनका जन्म हुआ था, ये आपको कवर करना है, ठीक है? सैयद हैदर रजा,
ठीक है, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर, जया बच्चन। इन लोगों को आपको तैयार करना है, जैसे असर की बाई बेगम, ठीक है। फिर आपका माधवराव सप्रे हो जाते हैं, एक माधवराव सप्रे हो जाते हैं, ठीक है। अनिल माधव दवे हो जाते हैं, अनिल माधव दवे। ओम प्रकाश चौरसिया, ओम प्रकाश चौरसिया, ठीक है। अनिल काकोदकर, अगेन आईएमपी अनिल काकोदकर, अनिल काकोदकर वैज्ञानिक है ये, परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक। क्या है अनिल काकोदकर? परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक है ये, परमाणु भौतिकी भौतिक वैज्ञानिक है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बड़वानी में हुआ था इनका जन्म। पूछ लेता है एग्जामिनर कहाँ पे जन्म हुआ था, तो बड़वानी में हुआ था इनका जन्म। परमाणु भौतिक वैज्ञानिक है ये। एक जे एस वर्मा है, जे एस वर्मा। ये क्या रह चुके हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। कौन से नंबर के रह चुके हैं ये? तो ये 27वें नंबर के। कई बार यही एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि जे एस वर्मा किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। एक आपका है रघुराम रावण, रघुराम राजन हो जाते हैं। क्या है रघुराम राजन? भी अर्थशास्त्री हैं। तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि रघुराम जो राजन है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अर्थशास्त्री है ये रघुराम राजन भी, ठीक है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था ये पूछ लेता, तो इनका जन्म भोपाल में हुआ था। फिर आपका भीमराव अंबेडकर को भूल गए हम जैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी मार्क कर लेना इन्हें, ठीक है। भीमराव अंबेडकर को मुझे जैसे जैसे याद आते आ रहे मैं आपको नोट कराते जा रहा हूँ। तो भीमराव अंबेडकर कहाँ पर इनका? महू में जन्म हुआ था। महू क्या है? इंदौर की तहसील है महू, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका योगदान आप सभी जानते हैं, संविधान निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संविधान निर्माता थे ये, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? महू, इंदौर में हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक कैलाश सत्यार्थी, मोस्ट आईएमपी है, पूछ लेते हैं इन पर क्वेश्चन कि कैलाश सत्यार्थी जो हैं, इन्होंने इनको क्या मिला है? 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको 2014 में। ये बच्चों को यौन शोषण से बचाते थे, ठीक है। जो बाल श्रम होता है, उन बच्चों को बाल श्रम से छुड़ा करके इन्होंने इनका एक एनजीओ बना रखा है कैलाश सत्यार्थी जी ने, और वहां पर ला कर ये बच्चों के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपसे कि बचपन बचाओ आंदोलन कौन चला रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, बचाओ बचपन बचाओ आंदोलन बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जी चला रहे। इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। एक और आप मार्क कर लीजिए, एक और लिख लीजिए नाम किनका? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकण, वाकण जी का, वाकणकर जी का, ठीक है। अब इनका क्या योगदान था? तो इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था,
ठीक है, किसमें? जो भीमबेटका की गुफाएं, कौन सी भीमबेटका की गुफा? जो अभी मैंने आपको बताई थी यूएन साइट में। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं, उसको खोजने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, विष्णु श्रीधर वाकणकर जी का। इन्होंने ही भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक ब्राह्ममिहिर को भी आप ध्यान में रखना, इनका योगदान पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। ब्राह्ममिहिर हो गए, ठीक है। तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ संगीत संगीत में भी आप लिख लीजिए, जैसे उस्ताद उस्ताद आमिर खां, उस्ताद आमिर खां। मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाले वीडियो में कि उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहाँ पर होता है, तो ये इंदौर में होता है। तो उस्ताद आमिर खां का नाम आप लिख लीजिए, ये भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उस्ताद हाफिज उस्ताद हाफिज अली खां, ठीक है। एक राजा भैया पूछ वाले, ये भी पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है, क्या इनका क्षेत्र है राजा भैया पूछ वालों का? राजा भैया पूछ वाले। तो आपको ये बहुत शॉर्ट में तैयार करना है, ऐसा नहीं कि आप इन पे मतलब बिल्कुल दो दो चार चार पेज पढ़ने लग गए, नहीं। कहाँ जन्म हुआ था, क्या इनका काम है, क्या इनकी मुख्य बात थी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर इनका बताया, कैलाश सत्यार्थी जी का, कि 2014 में नोबल पुरस्कार मिला है। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। ये बच्चों के यौन शोषण से उन्हें निकाल करके इनके इस बचपन बचाओ आंदोलन ये एनजीओ में ला करके उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। ये सब बस आपको इतना इतना थोड़ा थोड़ा तैयार करना। भीमराव अंबेडकर, तो कहाँ पर जन्म हुआ था? महू इंदौर में जन्म हुआ था, संविधान निर्माता थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और एक दो जो आपको इम्पोर्टेंट बातें लगे वो आप तैयार कर लेना, जैसे रघुराम रावण राजन जी है, रघुराम राजन जी, तो ये क्या रह चुके हैं? अर्थशास्त्री रह चुके हैं। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? भोपाल में इनका जन्म हुआ था। इस तरह के ये जो आपसे टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने उस्ताद आमिर खां लिख लिया, उस्ताद हाफिज अली खां लिख लिया, ठीक है। तो ये राजा भैया पूछ वाले को लिख लिया। एक और नाम उस्ताद अलाउद्दीन खां का भी लिख लीजिए, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है। तो ये वो मतलब सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी मैंने आपसे व्यक्तित्व बता दिए जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, जिन पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हमने क्या क्या लिख लिया? अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, हबीब तनवीर, बाबा डीके, हरि सिंह गौर, चंद्रशेखर आजाद, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा हैं, जावेद अख्तर है, जया बच्चन, बेगम असरगी बाई हैं, माधवराव सप्रे हैं, अनिल माधव दवे, ओम प्रकाश चौरसिया, अनिल काकोदकर, जे एस वर्मा जी हैं, और रघुराम रावण जी, भीमराव अंबेडकर, कैलाश सत्यार्थी, विष्णु श्रीधर वाकणकर जी भी, जिन्होंने भीम बेटका की गुफाओं की खोज की थी, वराह मिहिर, और उस्ताद आमिर खां है, और उस्ताद हाफिज अली खां, राजा भैया पूछ वाले, और उस्ताद अलाउद्दीन खां। तो ये सभी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व थे जो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ये जो आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 1 को मैंने आपका पूरा आपको इम्पोर्टेंट यूनिट 1 में बता दिया कि यूनिट 1 में आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अब आप आपका देखिए, पार्ट बी की तैयारी तो आप हमारे साथ कर रहे हो, ठीक है। टेस्ट भी होंगे अब आपके हर संडे संडे। तो आप आपकी पार्ट बी की तैयारी तो आपने अब क्या कर दी है? चालू कर दी है, ठीक है। अब आपको पार्ट ए का भी काम दे दिया है, ठीक है, कि पार्ट ए में आपको यूनिट 1 पूरी बता दी है कि यूनिट 1 में आपसे क्या क्या पूछता है मध्य प्रदेश के इतिहास और मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य से। तो हर टॉपिक को, इससे जो क्लास नंबर 2 थी, क्लास नंबर 2 में हमने मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति और मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, पर्व, उत्सव, ये सब, और लोक संगीत, लोक कलाएं, ये हमने मैंने आपको क्लास नंबर 2 में बता दिया था। आज की क्लास में मैंने आपको
जनजाति वाला टॉपिक बता दिया, कौन-कौन सी जनजातियाँ पढ़ना है, कौन सी बोलियाँ पढ़ना है, साहित्यकार और उनकी रचनाएँ, पर्यटन स्थल और फिर आपका प्रमुख व्यक्तित्व। ये सब भी मैंने आज की आपको क्लास में बता दिया। इस तरह यूनिट नंबर जो 1 है आपकी एमपी में, इसमें आखिर आपको क्या-क्या पढ़ना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो अब आप का जो पार्ट ए है, आप इसकी भी अब अपनी तैयारी क्या कर दें, पार्ट ए की भी शुरू कर दें। ठीक है? और जो भी स्टूडेंट को पार्ट बी का कोर्स परचेज़ करना हो कॉमर्स का, तो ये आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, पार्ट बी कॉमर्स का। इसमें आपको जो पूरी 10 यूनिट है उनका सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। अभी क्लासेस चल रही हैं। इसमें आपको पूरी वीडियो क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जिन्हें आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और इसमें 18 टेस्ट होंगे। टेस्ट हर संडे को होगा, जैसे अभी 13 अगस्त को है, फिर 20 अगस्त को, इस तरह से आपके पूरे 18 टेस्ट हो गए। इस टेस्ट शेड्यूल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है? और ये नंबर अगर आपने सेव नहीं करे हो, तो नंबर भी सेव कर लेना है, व्हाट्सएप नंबर और कॉल का नंबर, दोनों के दोनों नंबर को आप क्या कर लेना, सेव कर लेना इन नंबर्स को, व्हाट्सएप का और कॉल का। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं और भी जो वीडियोस लेकर आऊँगा उस वो भी आपको पता चल जाएगा। और जल्द ही आपका एमपी पर अब आप पढ़िए, आपकी थ्योरी को पढ़िए। ठीक है? और फिर वो आपको कितनी रिटेन रह रही है, याद हो भी रही है, नहीं हो रही है, इसे देखने के लिए हम एमपी पर लेकर आएंगे एमसीक्यू। ठीक है? तो एमसीक्यू वीडियो भी एमपी पे जल्द आने वाले हैं, तो अब आप एमपी की अपनी तैयारी क्या कर दीजिए, एमपी की प्रिपरेशन भी अब आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही अब एमपी पर एमसीक्यू वीडियो आने लगेंगे, ताकि ये हमारा पर्पस है कि आपका ये जो पार्ट ए है, ये भी आप अच्छे से क्या कर लें, एमपी को भी तैयार कर लें। तो अब आप पढ़ाई अपनी एमपी की स्टार्ट कर दीजिए, जल्द ही एमसीक्यू वीडियो आना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।